साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत सामान्य भी है, बट है टेक्निकल इशू। साथियों कई बार आपने नोट करा होगा कि जब पत्नी की मृत्यु रहती है, चाहे वो सुसाइडल डेथ है या डेथ होमोसाइडल है, तो उसके घर वाले कहते हैं हमारी फूल सी बच्ची को तुमने मार दिया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और कहीं तो ऐसा हावी हो जाते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वंस दिस बॉडी इज डिस्पोज्ड ऑफ आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। भाई ठीक है भाई, आपकी बच्ची गई है, हमें संवेदना है, पर ये क्या बात हुई कि आते ही जवाई का गला पकड़ लिया और लड़की का जो भाई है वो अपनी चीज़ों को मार रहा है, गालियाँ बक रहा है माँ बहन की। कोई तरीके हैं क्या? भाई तुम्हारी बहन क्यों मरी तुमको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। तुम दोष दे रहे हो अपने जीजा को या अपने जवाई को, ये कहते हुए कि ये दहेज के लोभी है। बिटिया को परेशान कर रखा था, बिटिया की हालत ख़राब कर रखी थी। हमको बिटिया कहती थी कि इतना मारता है पापा ये शराब पी के कि अल्टीमेटली मुझे ले जाओ, मैं तो मर जाऊंगी मैं। तो उस समय क्यों नहीं ली स्टेप? अगर स्टेप ले लिए होते तो जो नन्ही परी है वो मरती नहीं, वो जिंदा रहती, अल्टीमेटली अपने घर पर सुखी रहती। पर चूंकि आप लापरवाह रहे और अब आप दोष मंड रहे हो अपने जवाई पे या अपने जीजा पे। क्यों? ठीक है भाई, मानवीय संवेदना है, किसी की बेटी गई तो दुख तो होगा उसको, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी है वो आरोप लगा देगा, जो मर्जी है बोलेगा और अल्टीमेटली हम लोग जो है सहन करते रहेंगे। साथियों एक जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, ये बहुत बढ़िया जजमेंट अभी तक का है, जहाँ पर एक एक चीज़ पर जो है जज साहब ने काम किया और ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए मेंस राइट को। अगर उसको फॉलो कर लिए तो निश्चित तौर पर ऐसे मुकदमों को लड़ना आपको आ जाएगा और दिल में जो घबराहट रहती है वो घबराहट भी निकल जाएगी। तो आज पढ़ोगे ना, सीखोगे मेरे साथ, तो भाई फटाफट नोट करो आप जजमेंट का नाम। जजमेंट है उमेश बनाम सरकार। जजमेंट जो है कंसर्न है विद डाउरी डेथ। हालांकि एफआईआर जो है वो सेक्शन 302 आईपीसी में, पर आरोप जो है हस्बैंड पे है और उसके परिवार पे है कि इनको दहेज नहीं दिया गया और दहेज की मांग को लेकर इन्होंने बिटिया को परेशान किया और अल्टीमेटली उसकी हत्या कारित कर दी। मामला जो है ये जुड़ा हुआ है बिहार राज्य से और फाइनल जो वर्डिक्ट है वो है पटना हाई कोर्ट का, जिसके तहत अक्यूज को जो है दोष मुक्त कर दिया गया और ये जजमेंट है 29 जुलाई 2024। साथ ही इस केस में जो कंसेंट इन्फॉर्मेंट है वो लड़की का भाई है। पुलिस को बुलाता है कि भाई हमारी बहन की हत्या कर दी है इन लोगों ने, जांच कीजिएगा। पुलिस मौके पर आती है, सबसे पहले करती है इंक्वेस्ट, बॉडी को सेंड करती है पोस्टमार्टम के लिए। इन द मीनवाइल गवाह के बयान लेती है और एफआईआर काट के मुलजिमों को अरेस्ट करती है। सबसे बढ़िया काम पुलिस का मुझे ये दिखता है हिंदुस्तान में कि ये तो इस मामले में बड़े प्रॉम्प्ट है कि भाई आज कोई लड़की पक्ष रिपोर्ट कर दे तो इनकी तो प्रायोरिटी वहीं रहती है कि भाई फटाफट से एफआईआर काटनी है, फटाफट से मुलजिमों को अरेस्ट करना है और फटक से ये शो करना है अखबारबाजी करते हुए कि हमने दहेज हत्या के आरोपी पकड़ लिए। भाई और भी तो आरोपी इस देश के थे जो इस देश का पैसा खा के भाग गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा आपने? क्योंकि वहाँ तक आपके हाथ पहुँच नहीं पाए। और ये बात बहुत चुभने वाली है, बट सही बात भी है कि कहते भी हैं कि जो कानून है ये गरीबों को दबाता है और अमीर जो है कानून को दबा देता है। ये फैक्ट है, मानना पड़ेगा। आज भी इस देश की हालत ख़राब है, अमीरों तक ये कानून के जो हाथ हैं वो पहुंच ही नहीं पाते। बेचारे गरीब लोग थे, इनको मार दिया, जेल में डाल दिया और अल्टीमेटली ये प्रमाणित हुआ हाईकोर्ट में कि ऑफेंस से मेड आउट नहीं हो रहा है। और यही किस्सा जो है इस देश के आम आदमी का है कि पत्नी जब तक है साथ में नहीं रह रही है, अपने पीर जाके बैठ गई, वकील ने मुकदमा कर दिया, पुलिस वाला फ़ोन करेगा तू थाने आ जा। अब पति जो है थाने पहुंचेगा, उससे वहाँ बदतमीजी करेंगे लड़की पक्ष, लड़की के घर वाले, पुलिस वाले। उसकी गलती क्या है? बेचारा पढ़ा लिखा है, फैमिली का उस पर बर्डन है, कमा लग रहा है और इसके अलावा फिर वो गालियाँ अलग से खा रहा है। मतलब ऐसी बेइज्जती से बेटर है कि शादी अब मत करो, साफ कहता हूँ मैं। क्योंकि सम्मान तो खो ही गया इंडियन हस्बैंड्स का, हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर सम्मान बना के चलना है तो आपको जो कानून के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज ट्रबलसम आपके लिए। शादी कर क्यों रहे हो? सिर्फ इसलिए घर बस जाए, सिर्फ इसलिए कि वंश आगे बढ़ जाए, या सिर्फ इसलिए कि संतुष्टि समाज को जाए? समाज की संतुष्टि के लिए आप अपनी बलियां मत दो। बहुत क्लियर कट कह रहा हूँ, समाज अपनी जगह पर है, ट्रबलसम इशू आएगा तो वहाँ कोई समाज वाला नहीं आएगा। जैसा इस केस में हुआ, ये लोग फंस गए तो फंस गए, जेल पहुँच गए। अब इनके लिए ट्रबलसम इशू ये था कि जेल में अलग है, पैरवी अलग करनी है, फिर व्यवस्था करनी है पैसों की। ये मांग के चलना कि जब इस तरह के मुकदमे में फंसते हो तो कोई वकील आपकी पैरवी फ्री में तो करेगा नहीं, और वकील आपको चाहिए तगड़ा इस केस में जो बचा पाए आपको। अगर छोटा मोटा चलता फिरता वकील कर लिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा,
क्लियर है? तो सारा खेल है नॉलेज का, और जो वकील नॉलेजेबल होगा वो चार्ज भी करेगा। इस बात को दिमाग में सेट करके चलना। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि पैसा काम आता है आड़े वक्त में। आप लोग करते क्या, शादियाँ कर रहे हो, खर्चा करे जा रहे हो, कोई सेविंग करनी नहीं है, कोई पैसा बचाना नहीं है। अल्टीमेटली जब मुसीबतें आती हैं तो वहाँ पर आपके अपने भी आपका साथ जो है छोड़ जाते हैं, फिर आप रोते रह जाते हो, अपना इनोसेंस तक प्रूव नहीं कर पाते हो। जब इस केस में एफआईआर कटी, कंसर्न आरोपी जो है अरेस्ट हो गए, तो पुलिस ने इस मामले में जो है चार्जशीट दाखिल करी एक लंबे टाइम बाद में, और पुलिस ने सेक्शन 302 आईपीसी और धारा 34 आईपीसी का अपराध यह प्रमाणित माना अपनी चार्जशीट में। चार्ज लग गया, ट्रायल चली, और ट्रायल कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया आरोपी गण को विद इम्प्रिजनमेंट जो था एलआई मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन इम्पोज करा 5,000 रुपये का, और ये लिख दिया अगर फाइन नहीं देंगे तो एडिशनल जो है इनको जाना पड़ेगा जेल 3 महीने के लिए, जो कि होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और एक बात जो है नोट रखिएगा आप कि 2 तरह के इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल और रिगरस। सिंपल मीन्स आप जेल में पड़े हैं, कोई आपको शर्म नहीं करना है। अब आते हैं इस केस के माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पे, जिसको देखा पटना हाई कोर्ट ने। जब ये कन्वर्ट हुए तो इस मैटर में जो है अपील दाखिल हुई, और जब भी आप कन्वर्ट होंगे तो जो नेक्स्ट अपील ऑन कोर्ट है ऐसे मैटर्स में वो है हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ जो ट्रायल चली वो चली सेशंस कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में एक बात को रखा गया कि जो भी कंसर्न केस है हमारे खिलाफ वो टोटली कॉन्कॉक्टेड है, और ये बात हर केस में जो है उठाई जाती है। बट कॉन्कॉक्टेड कैसे है, इसके लिए कुछ रीजनिंग्स दी हाई कोर्ट ने, उस पर हमको जो है काम करना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले इस केस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इस केस का स्ट्रक्चर क्या है? इस केस में एक सूचना मिलती है लड़की के भाई को कि भाई तुम्हारी बहन को जो है तुम्हारे जीजा ने ख़त्म कर दिया। वो मौके पे पहुंचता है, अपनी बहन को देखता है, वो मृत पड़ी हुई है। पुलिस आती है, इंक्वायस्ट करती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजती है, गवाह के बयान लेती है, एफआईआर काटती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद चार्जशीट देती है। क्लियर हो गया? ये स्टेप था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इस केस का मोटिव है वो है डिमांड ऑफ डावरी, और डावरी में क्या मांगा? सिर्फ एक गाय है। मजे की बात। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की के माँ बाप कोर्ट में कहते हैं आके कि हमारी लड़की को 6-7 साल तक तो बिल्कुल ठीक रखा गया, ओके रखा गया, तो अचानक ऐसा हुआ क्या कि इनके रिलेशनशिप खराब हो गए और अल्टीमेटली इसकी जो है हत्या कर दी गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी इस तरह केसेस को हम देख रहे हैं तो गवाहों की पोजीशन क्या है, कौन कौन आई विटनेस है, और कौन कौन से गवाह जो हैं हॉस्टाइल हो गए, और कौन कौन से गवाह जो है सपोर्ट कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को। बेसिकली एवरी प्रोसिक्यूशन वर्क ऑन थ्योरी ऑफ कॉरपोरेशन। हालांकि ये भी है कि कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन सॉलिटरी विटनेस टेस्टिमोनी, बट अगर सॉलिटरी विटनेस की टेस्टिमोनी डायरेक्ट टेस्टिमोनी नहीं है, या वो एक हियर से एविडेंस है, ये सुने सुनाई बात कर रहा है, तो अदर फैक्ट्स को कनेक्ट करना होगा। जब तक अदर फैक्ट्स कनेक्ट नहीं होंगे, उनका प्रॉपर कॉरपोरेशन नहीं होगा, तब तक किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन को जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब किसी केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, एविडेंस जो है हियर से मीन्स किसी ने उसको बताया फिर वो जाके लिख रहा है एफआईआर, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर सर्कमस्टेंसेस को प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को। जो चेन है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। अगर चेन में ब्रेकेज है या डाउट क्रिएट हो गया तो वहां पर उसका बेनिफिट मिलेगा अक्यूज को। तो छोटी सी बात बताई सुप्रीम कोर्ट ने आपको शरत के मामले में, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते नहीं है, हम देते हैं गालियां कोर्टों को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोर्ट हमें दे रही है मार्गदर्शन, उसको फॉलो करो। कोई जज कैसा है कोई कैसा नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, करा क्या है जज ने अपने फैसले में, ये महत्वपूर्ण है। तो एक गाइडलाइंस जो कोर्ट ने दी, अगर उसको फॉलो कर लिया और दिमाग में सेट कर लिया नियम, तो वहां पर लड़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। कोर्ट ने क्या नियम बताया कि जहां मैटर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है वहां पर चेन पूरी होनी चाहिए। अगर चेन ब्रेकेज है तो वहां फायदा मिल जाएगा। तो हमको किस पे काम करना है? चेन को ब्रेक करने में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था? एफआईआर। और एफआईआर को मजाक मत समझा करो, जबकि एफआईआर को हम मजाक समझ लेते हैं कि अरे एफआईआर तो है, आगे चलो। एफआईआर दर्ज किसने करवाई? यहाँ पर जो व्यक्ति है वो है हियर से एविडेंस। जिस विलेजर के मार्फत सूचना मिली वो विलेजर तक यहाँ पर एग्जामिन नहीं हुआ, और जो कंसर्न विलेजर है सूचना उसे कब दी, कहाँ दी, कैसे दी, ये क्वेश्चंस थे, ये रहे अनआंसर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो विलेजर था उसको सूचना कैसे मिली, ये भी अनआंसर्ड है। और जो ये व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है ये मौके पे जाने में भी समय लगा रहा है, पुलिस को बुलाने में भी समय लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्जन्स को इंसर्ट किया गया है और आफ्टर थॉट को यहाँ पर अम्यूम कर सकते हैं। ये कोर्ट ने अपने फैसले में ऑब्जर्व किया है। एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया एडमिटेड फैक्ट, बट जो फैक्ट आपकी जानकारी में वो नरेट करने होंगे, ये भी एक लीगल पोजीशन है। और इसके अलावा एफआईआर में देरी नहीं होनी चाहिए, अगर देरी है तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा? कंसर्न परिवादिया या डिकिस्ट के भाई ने कि मुझको जो है मौके पर जाने से रोका गया, 1 घंटा है जिस कारण मुझे डिले हो गया। तो वो सर्कमस्टेंसेस क्या थी?
जिस कारण प्रिवेंट हुआ, और वो सर्कमस्टेंस वास्तव में जस्टिफाइड थी जिस कारण से प्रिवेंशन जस्टिफाइड कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना जरूरी थे। अगर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, प्रोसिक्यूशन बिकम डाउटफुल, तो वहां पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मिलेगा कंसर्न अक्यूज को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन है 101 एविडेंस एक्ट का, जो क्या कहता है कि द प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू प्रूव द केस बियॉन्ड डाउट। हालांकि सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट का इसका एक्सेप्शन है, जो ये कहता है कि अगर किसी केस के अंदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जो अक्यूज की जानकारी में है, वो साबित करनी होगी अक्यूज को। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ जो है इन्फ्रेंस जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द लायबिलिटी, तब भी केस जो है प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को। हालांकि बर्डन उतना स्ट्रिक्ट अब नहीं रहा, जब डेथ जो है हुई है, और डेथ जो है उस कंसर्न अक्यूज के घर में हुई है और या उसकी उपस्थिति में हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करते समय जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसको साथ लेके चलना होगा विद डॉक्यूमेंट्री और ऑक्यूलर एविडेंसेस। अगर जनरल एलिगेशंस है, वेग एलिगेशंस है, दे कैन नॉट फॉर्म बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोसिक्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि साहब रिलेशनशिप खराब हो गई थी, तंग कर रहे थे, तो ये रिलेशनशिप खराब कब हुई? खासकर तब जब लड़की के माता पिता, उनके बयान है कि करीबन 7 साल तक हमारी बिटिया को अच्छा रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एविडेंस है वो प्रॉपरली कनेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसको भी जो है हमको देखना होगा। और यहाँ पर जो प्रॉपर कॉज है वो एक कनेक्टिंग फैक्टर होता है इस तरह के एविडेंस में। ये कहते हैं कि भाई डिमांड किया, तो कोर्ट ने कहा भाई जहाँ लड़की को अच्छा रखा हुआ है 7 साल तक, और सिर्फ काऊ की डिमांड के लिए हत्या कर दी, जस्टिफाइड दिखाई देता ही नहीं। यहाँ पर हालांकि जो कॉन्टेंशन रेज हुए उसमें कोर्ट ने कहा कि कोई बेसिस दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि बेसिस होना चाहिए। मेडिकल एविडेंस भले ही यहाँ पर है, बट जब तक प्रोसिक्यूशन अपना केस ही स्टैंड नहीं कर रहा है तब तक मेडिकल एविडेंस को हम टोटली जो है कंसीडर नहीं कर सकते। मेडिकल एविडेंस सब्सटेंसिव पीस नहीं है, केवल एक कॉरोबरेटिंग फैक्टर है। हालांकि मेडिकल एविडेंस या प्रूफ थी, कोर्ट ने लिखा है, पर चूंकि बेसिस ऑफ कंटेंशन, मोटिव, सर्कमस्टेंसेस और अदर कनेक्टिंग एविडेंस जो है मिसिंग है और उसमें ब्रेकेज है, तो वहां पर हम किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन को जेन्युइन नहीं मान सकते। कई बार ऐसा भी होता है इस तरह के मैटर्स में कि कौन कौन व्यक्ति मौके पर प्रेजेंट था, उनके बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए, कौन कौन आई विटनेस थे, उनके बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए, पड़ोसी अगर थे उस लोकेलिटी में उनके बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं हुए। ये सब क्लिंचिंग फैक्टर्स हैं जिसको हमको ध्यान देना होता है इस तरह के मुकदमों को लड़ने के लिए। इसके अलावा घर की लोकेशन क्या है, और क्या ऐसी स्थिति थी कि अगर उसको मारा जाएगा, जलाया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा तो पड़ोसी पक्ष तक आवाज़ें नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा पड़ोसियों की स्थिति क्या है कि भाई पड़ोसी क्या कहते हैं कि कंडक्ट के बारे में, कि ये लोग ऐसे ही हैं या लड़की को परेशान कर रहे हैं या इस तरह का इनका कॉन्डक्ट रहा है हमेशा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो कुल मिला के जब भी हम जिरह कर रहे हैं इस तरह के मैटर्स के अंदर, तो हमको ये ध्यान रखना है कि बेसिस क्या है, कॉन्टेंशन क्या, मोटिव का। तीसरी बात, जो फैक्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। चौथी बात, ब्रेकेज है या नहीं है। पांचवी बात है कि चेन अगर ब्रेकेज है तो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, और जो भी इवेंट्स लेके आ रहा है प्रोसिक्यूशन उसमें कहीं डाउट तो नहीं है। कई बार रिकवरी करते हैं, गलत तरीके से कर लेते हैं कि रिकवरी कर ली ओपन प्लेस से। बार बार जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर रिकवरी ओपन प्लेस से है या ऐसे प्लेस से जहाँ पर ह्यूमन इजीली एक्सेस कर सकता है तो वहाँ पर सेक्शन 27 से रिकवरी ऐड होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि अक्यूज को इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप रिकवरी कराइए, तो अक्यूज रिकवरी कराता है। बट रिकवरी जो भी हो रही है इट शुड नॉट बी अ डाउटफुल रिकवरी। डाउटफुल रिकवरी है तो बेनिफिट जो है कंसर्न अक्यूज को मिलेगा अगर ऐसी स्थिति है। रिलेशनशिप पार्टी में क्या थे, कब वो खराब हुए, कौन कौन से आई एविडेंस है, कौन कौन कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कौन कौन से विटनेस हॉस्टल हो गए, कौन कौन से हियर से हैं, ये सब एक केस का बेसिस बनाते हैं टू बी सक्सीडेड और टू बी अ फेलियर। इसके अलावा इस केस में आईओ एग्जामिन नहीं हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आईओ हालांकि एग्जामिन नहीं होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, पर कोर्ट ने कहा कि जहां पर मामले गंभीर प्रकृति के वहां पर अगर आईओ एग्जामिन नहीं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आंसर जरूरी था वो रह गया अनआंसर्ड। तो जब भी कोई थ्योरी प्रोसीजर लेके चल रहा है और वो रह गई अनआंसर्ड या अक्यूज को मौका नहीं मिला क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो डेफिनेटली वहां पर बेनिफिट मिलना चाहिए अक्यूज को। क्लियर है? तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने जो है बरी कर दिया कंसर्न अक्यूज पर्सन्स को इन्हीं सब सर्कमस्टेंसेस पे, इवन दो द मेडिकल टेस्टिमनी इज ड्यूली प्रूव्ड। तो साथियों, इंपॉर्टेंट केस है। यदि आप इस तरह की समस्या में घिरे हुए हैं कि जहां पर आप पर आरोप है डाउरी डेथ का या मर्डर का अपनी ही पत्नी को लेकर, या आपके भाई पर इस तरह का आरोप है, तो ये जो पॉइंट है, जो हाइपोथेसिस है, इसको बना के चलना होगा। वो क्या क्या है इसको अपन नोट कर लेते हैं आखिरी में। सबसे पहली बात, जो आपकी शादी हुई उसके बाद से लेकर ये जो डेथ हुई है उसमें टाइम कितना लगा, इसको कहते हैं रिमोटनेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। दूसरी बात है कि इस पीरियड के बीच में आपका इंटरेक्शंस क्या रहा, कहीं आप घूमने गए हो या ऐसे कोई एविडेंस है कि जहां पर अपने पत्नी को अच्छा रखा हो, वो कोर्ट में जो है पेश करें। तीसरी बात है कि जो आपके सास ससुर है उसके बयान क्या है, जो आपके भाई है उसके बयान क्या है। फिर अगर डेथ हो गई तो सूचना कब मिली उनको, सूचना जिसने दी वो एग्जामिन हुआ या नहीं हुआ। जो कंसर्न आई विटनेस है उसकी
स्थिति क्या है, जो कंसर्न पड़ोसी है उनकी स्थिति क्या है, इसके अलावा ये लड़की अगर उनको बता रही है मारपीट रहे हैं तो वो लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, वो लोग किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा पड़ोसी के बयान, इनकेस की पोजीशन, डिले इन FIR, डिले इन मेडिकल रिपोर्ट, ये सब फैक्टर्स इसमें हमको काम करना होता है और ध्यान में रखते हुए जो है हमको केस को आगे लेके चलना है। तो घबराने का नहीं है, अगर आप सच्चे हो केस को लड़ो पर मजबूती के साथ में, अगर नहीं लड़ोगे तो वहाँ पर ट्रबल आपके लिए होगा ही होगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कुछ नहीं होता है जी, सुनते नहीं है पुलिस, सुनते नहीं है जज साहब, पर एक बात मैं कह दूं कि ये भाड़े में तब करना कि जब आप मेहनत कर रहे हो और सुनवाई नहीं हो रही हो। अगर मेहनत करी, सुनवाई नहीं हुई तो ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है? तो अगर आप अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हो, पॉइंट्स क्लियर है आपको और लॉफुली आप टेक्निकली क्लियर हो, तो उस सिनेरियो में लड़ाई लड़ना आपके लिए ईजी फैक्टर रहेगा। इसके अलावा अदर पैरामीटर होते हैं, वो तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में होते हैं, वो आप जानते ही हो वो क्या है। तो इसलिए हर एक पॉइंट पे जो है काम करना है, कोई भी पॉइंट को हमें इग्नोर नहीं करना है, या ये नहीं सोचना कि भाई ये तो मामूली बात है, FIR है तो क्या हो गया, रिपोर्ट है तो क्या हो गया, इंक्वेस्ट तो क्या हो गया। हर एक पॉइंट डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस को चील की तरह, बाज की तरह दोनों बातें देखनी पड़ेंगी। उस कंसर्न केस पर जो है अपनी आंख अड़ा के रखनी है, और जैसे ही जो है पॉइंट मिला उसको पिक करो और उसको हिट कर दो। इस थ्योरी पे जो है हमको काम करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ ट्रबल आपके लिए जो है क्रिएट होगा। तो घबराए नहीं, पॉइंट्स को निकालें, क्लेवर ऐड करें और निश्चित तौर पर अपन सफल होंगे ही होंगे। क्लियर है? जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।